प्यारे बच्चों, आज हम अपना 7वां अध्याय बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं की शुरुआत करेंगे। 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का जो समय था, इस समय यूरोप में सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत से परिवर्तन हुए। इससे पहले मध्यकाल में आपने जैसे पीछे पढ़ा हुआ है कि यूरोप के लोगों पर चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लोग चर्च की हर बात को मानते थे, उसकी किसी भी बात का उल्लंघन करने का ना तो लोगों में और ना ही राजाओं में साहस था। और इस समय के लोगों में इहलोक की अपेक्षा परलोक की अधिक चिंता रहा करती थी। इहलोक मतलब जिस संसार में वो रह रहे हैं, और परलोक मतलब अगले जन्म में मरने के बाद हम जहाँ जाएंगे उसकी चिंता रहती थी। सब ये बोलते थे कि अच्छे काम कर लो, हमें परलोक अच्छा मिलेगा, चर्च में दान करो, परलोक अच्छा मिलेगा। मतलब कि इस समय हमारा कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा उसकी चिंता करते थे। और ये सब चर्च का प्रभाव था। लेकिन जो पुनर्जागरण काल था वो एक नया संदेश लेकर आया, एक नई युग का संदेश लेकर आया, और इससे लोगों में एक नई जागृति का विकास हुआ। अब लोग आँख बंद करके किसी बात को मानने के बजाय अपनी पूरी तर्क के द्वारा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, हम ऐसा करेंगे तो क्या, मतलब क्वेश्चनिंग करके, प्रश्न पूछ के उसकी पूरी जब उनको संतुष्टि हो जाती तब किसी चीज़ को मानते थे। तर्क का इस समय बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। आँख मूंद के किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा जागृति आ गई थी। और ये जो पुनर्जागरण का आंदोलन था सबसे पहले इटली में आरंभ हुआ था और उसके पश्चात ये अन्य क्षेत्रों में फैला था। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, पुनर्जागरण से अभिप्राय क्या है, और पुनर्जागरण के उत्थान के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण अंग्रेजी शब्द रेनेसां का अनुवाद है, और ये मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, रेनेसां का अर्थ है फिर से जागना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए में और हम जाग गए हैं तो वो पुनर्जागरण हो गया या रेनेसां हो गया। इससे अभिप्राय ये है, इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, कि इसे नया जन्म, नई जागृति, बौद्धिक चेतना या सांस्कृतिक जागृति के नाम से जाना जाता है। कि जैसे हमें अब नई जागृति आई है तो हमारा नया जन्म हुआ, हम पुरानी बातों को भूल के हम नई चीज़ों को अपना रहे हैं, या नई सांस्कृतिक जागृति आई है, हमारा बौद्धिक विकास हो गया है, तो उसको पुनर्जागरण का नाम दिया गया। अतीत का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य के अध्ययन से हमने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। मतलब कि हमने 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य पिछली बातों से सीख कर एक नए ज्ञान को अपनाया, तो इसलिए इसको पुनर्जन्म या रेनेसां या नया जन्म के नाम से जाना जाता है, कि पिछली चीज़ों से पढ़कर हमने नई जागृति को, नए ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक है, जो नई समय था, जो पुनर्जागरण का समय था, उस समय साहित्य और कला के अनेक क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए, नए नए विचार लोगों के अंदर ओतप्रोत थे, मतलब कि भरे हुए थे। लोगों में नए विचारों का प्रोत्साहन हुआ। आधुनिक यूरोप का आरंभ पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। यूरोप प्राचीन काल में सभ्यता की उन्नति के शिखर पर था। ठीक है, और ये उन्नति हमने कहाँ देखी थी? यूनान और रोम में देखी थी। मध्यकाल में यूनानी और रोमन सभ्यता का लोप हो चुका था, या समाप्त हो चुकी थी, या पतन हो चुका था। लेकिन पुनर्जागरण काल में ये फिर से दोबारा से जीवित हो उठी। फिर से लौकिक जगत के प्रति लोगों में एक भाग दौड़ दिखाई दी, प्रतिस्पर्धा दिखाई दी, मानवतावाद का महत्व बढ़ गया, रूढ़िवादिता का स्थान तर्क ने ले लिया। मतलब जो पुराने रीति रिवाज थे, जिनके ऊपर लोग लंबे समय से आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे, उनके स्थान पर अब लोगों ने विचार विमर्श करना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, तर्क करना शुरू कर दिया था। प्राकृतिक संदर्भ की पूजा होने लगी, और मध्यकाल में जिन बातों का कोई भी स्थान नहीं था, पुनर्जागरण काल में उन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा। पुनर्जागरण काल में ऐसी
स्थितियां पैदा हुई जिनसे प्राचीन मूल्यों को या प्राचीन रीति रिवाज या प्राचीन बातें जो थी उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये एक युग परिवर्तनकारी घटना थी जिससे आधुनिक काल और जो मध्य काल था उसके बीच का समय जो था उसको माना जाता है पुनर्जागरण काल। ठीक है, अब पुनर्जागरण काल के उत्थान के क्या कारण थे? बहुत से कारण थे इसके उत्थान के लिए, जिसको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सामंतवाद का पतन। पुनर्जागरण काल के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था सामंतवाद का पतन। ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि मध्यकाल में सामंत प्रथा जो थी वो एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में इसका पतन होना शुरू हो गया था। और इसके पतन के साथ साथ ही आपको पता था कि आपको पीछे पढ़ाया था कि मध्य वर्ग का उत्थान हुआ, और मध्य वर्ग ने क्या किया था? शासकों को धन दिया, जिससे शासकों ने सेना का संगठन किया अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए। ठीक है, और इससे क्या हुआ? अब जो शासक थे वो सामंतों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, उनके पास अपनी सेना थी और उनको शक्तिशाली बनाने में मध्य वर्ग ने काफ़ी योगदान दिया। व्यापार और वाणिज्य पर मध्य वर्ग का प्रभुत्व था, या ये कह सकते हैं कि मध्य वर्ग का जो प्रमुख कार्य था व्यापार और वाणिज्य करना था। तो उस समय व्यापार और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और इसके विकास से ही मध्य वर्ग जो था उसके जो व्यापारी थे उनको भी बहुत अधिक लाभ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो सामंत थे उनकी भूमि के किरायों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ? जो सामंत थे उनको व्यापारियों से कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा लेने के कारण कुछ समय के पश्चात ही बहुत से जो सामंत थे वो दिवालिया हो गए। दिवालिया का मतलब क्या है? कि उनके पास धन की कमी हो गई और उन्हें अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भूमियों को बेचना पड़ा। और इससे क्या हुआ? जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको गहरा आघात पहुंचा और इसका पतन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है धर्म युद्ध। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आपको पीछे बताया था कि ईसाइयों ने अपनी पवित्र धार्मिक स्थल जेरूसलम को मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़े थे। ठीक है, तो ये जो युद्ध थे, धर्म युद्ध थे, वो किसके मध्य लड़े गए थे? मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में। तो कितने लंबे समय तक लड़े गए? 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में लड़े गए, और क्योंकि धर्म के नाम पर लड़े गए थे, धार्मिक भूमि को छुड़वाने के लिए लड़े गए थे, इसलिए इन्हें धर्म युद्धों का नाम दिया गया। इन युद्धों के दौरान पश्चिमी देशों के विद्वान पूर्वी देशों की सभ्यता के संपर्क में आए। ठीक है, तो उस समय जो पूर्वी देशों की सभ्यता थी पश्चिमी देशों की सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा विकसित और बहुत ज़्यादा प्राचीन थी। धर्म युद्धों में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उन्होंने पूर्व के नवीन विचारों को ग्रहण किया और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जो पश्चिमी देशों के थे ना योद्धा, वो पूर्वी देशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके नवीन विचारों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। इससे उनका बौद्धिक विकास हुआ और उन्हें अनुभव हुआ कि उनका जीवन सीमित है। मतलब कि जीवन हमारा ये नहीं कि हमेशा के लिए, हमारा जो मृत्यु है वो निश्चित है, अटल है, मृत्यु हमारी होएगी और हमारा जीवन जो है सीमित है। इसलिए मध्य युग में लोगों का विश्वास था कि इस लोक और परलोक की सभी आवश्यकताएं केवल चर्च और ईसाई धर्म के द्वारा पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन नवीन सभ्यता के रंग में रंगे जो धर्म युद्ध से लौटने वाले थे उन्होंने इस विश्वास का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, चर्च के द्वारा नहीं, हम अपने कार्यों के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो इससे लोगों के मस्तिष्क पर चर्च का प्रभाव कम होने लगा और धर्म युद्धों ने यूरोप को नवीनता प्रदान की। धर्म युद्धों के माध्यम से ही यूनान के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीज गणित, नवीन दिग्दर्शक यंत्र और कागज जो थे वो पश्चिमी यूरोप में पहुंचे। इससे स्पष्ट हुआ कि धर्म युद्धों ने नवीन विचारों और धारणाओं का प्रसार किया और पुराने विचारों, विश्वासों और संस्थाओं के ऊपर गहरा आघात किया, जिससे पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है व्यापारिक समृद्धि। पुनर्जागरण का एक प्रेरणादायक तत्व ये था व्यापार का उदय और विकास। धर्म युद्धों के कारण नवीन विचारधाराएं जहाँ पर लोगों के अंदर पनपी
वहीं यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अनेक यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम और एशिया माइनर के तटों पर बस गए। इसके कारण व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। व्यापारिक समृद्धि के कारण यूरोपीय व्यापारी अनेक देशों में पहुंचे। उन्हें नए विचारों और प्रगतिशील तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई। अपने देश जब वापस लौटे तो वो अपने साथ नए विचारों को भी लेकर आए। व्यापार के विकास से व्यापारियों के पास बहुत धन एकत्रित हो गया था। नवीन व्यापारिक वर्ग संपत्ति तथा संपदा से संपन्न था। मध्य युग में केवल पादरियों को ही विद्या ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन अब इसका प्रकाश जन साधारण को भी प्रकाशित करने लगा। विद्या ग्रहण करने पर व्यापारी वर्ग के लोगों को बगदाद, काहिरा, कोर्डोबा आदि के अनेक जो प्रसिद्ध पुस्तकालय थे उनमें जो ज्ञान था उसकी जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। धनी वर्ग जो था वो कला का पोषक बन गया। इसके साथ साथ इस वर्ग ने जो इस वर्ग के लोग थे उन्होंने विद्वानों को भी आश्रय दिया, जिससे साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दिशाएं ढूंढी गई। व्यापारी वर्ग ने चर्च की आलोचना करके उनके महत्व को कम करने का प्रयास किया। चर्च सूद लेने को पाप मानता था, लेकिन व्यापारी वर्ग सूद को व्यापारिक उन्नति के लिए आवश्यक समझता था। तो इसलिए जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने चर्च का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो चर्च के द्वारा बातें बताई जाती हैं उनको मानने से कोई भी अभिप्राय नहीं है, और उन्होंने चर्च का विरोध किया। फिर अगला है छापेखाने का आविष्कार। यूरोप के लोगों ने अरब वासियों से कागज बनाना सीखा। 15वीं शताब्दी से पहले कागज पर छपाई करना कठिन था और महंगा भी बहुत ज़्यादा पड़ता था, लेकिन इसके बाद जो स्थितियां थी उनमें परिवर्तन आया और 1455 ईस्वी में जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जिसे कि आज जो प्रेस है जहां पर सारी छपाई के कार्य होते हैं उसकी अग्रदूत कहा जा सकता है। मतलब कि सबसे पहली टाइपिंग मशीन थी। मुद्रण यंत्र के इस चमत्कारी आविष्कार ने बौद्धिक विकास का द्वार खोल दिया। इस छापेखाने में 1455 ईस्वी में बाइबल की 150 प्रतियों को छापा गया। विलियम कैक्सटन ने 1477 ईस्वी में ब्रिटेन में छापेखाने की स्थापना की। ठीक है, और धीरे धीरे इस यंत्र का प्रयोग इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस अनेक देशों में आरंभ हो गया। कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार से स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब पुस्तकें सस्ती और ज़्यादा मात्रा में छपने लगी। इससे ज्ञान पर किसी एक विशेष वर्ग का एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब ये नहीं कि सिर्फ धनी लोग ही पढ़ सकेंगे। अब जब सस्ती पुस्तकें मिलने लगी और भारी मात्रा मिलने लगी तो कोई भी व्यक्ति इनको खरीद सकता था और इनको पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता था। और सभी पढ़े लिखे लोग अब स्वयं अपनी जब भी जरूरत होती तो इन ग्रंथों को पढ़ सकते थे और इस बात का पता लगा सकते थे कि उनमें क्या लिखा है। पहले सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे ही पढ़वाया जाता था, वो अपनी हिसाब से उनका अर्थ बताते थे। लोगों को समझने में उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक से दूसरे से तीसरे चौथे तक वो जो ज्ञान की बात थी वो बदलते बदलते कुछ से कुछ हो जाती थी, लेकिन अब स्वयं पढ़कर स्वयं सही बात की जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि इनमें क्या लिखा गया है और हम क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इससे क्या हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ और अंधविश्वास और रूढ़ियों के बंधन जो थे वो ढीले होने लगे। अब ये उनको गलत नहीं बताया जा सकता था कि ये पुराने समय से चली आ रही है, इसको मानना जरूरी है। अब जो लोगों में अंधविश्वास थे वो समाप्त होने लगे धीरे धीरे और उनका जो आत्मविश्वास था वो भी बढ़ने लगा। तो इससे अब हम देख सकते हैं ना कि छापेखाने के आविष्कार से पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, फिर है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था, की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप के पूर्वी देशों में जाने वाले जितने भी स्थल मार्ग थे उन पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया था। ठीक है,
और तुर्क लोग क्या करते थे, जो व्यापारी वहाँ पर जाते थे व्यापार करने के लिए, उनको लूट लिया करते थे। इससे यूरोप का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार होता था अब वो बंद हो गया, क्योंकि व्यापारी अब वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका सामान और उनका धन जो है वो लूट लिया जाएगा। तो जब उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया तो इससे व्यापार बंद हो गया। यूरोप में पूर्वी देशों से आने वाली जो विलासिता की वस्तुएं थी, गरम मसाले थे जिनकी बहुत ज़्यादा मांग थी, वो भी अब आने बंद हो गए। तो इसलिए यूरोप के लोग अब नए व्यापारिक मार्गों को खोजने के लिए परेशान होने लगे कि किस प्रकार से नए व्यापारिक मार्गों को खोजा जाए और ये जो वस्तुएं जो पूर्वी देशों से आती थी उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके। तो क्या हुआ, अमेरिका की खोज हुई और भारत और पूर्वी देशों में जल मार्गों को ढूंढा गया। अब जब आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए प्रयास किए जाते हैं ना। तो अब जब इन सामग्री जो ये सामान थे इनकी आवश्यकता पड़ी, व्यापारिक मार्ग बंद हो गए, तो नए व्यापारिक मार्गों को खोजा गया। तो उसी खोज कार्यों के दौरान अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई और पूर्वी देशों के जल मार्गों को खोजा गया। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन और कला का एक महान केंद्र था। ठीक है, तुर्कों के लिए तो तलवार का ही महत्व था, क्योंकि वो तो लड़ाकू लोग थे, उनके लिए कला का और ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं था। तो इस प्रसिद्ध नगर से आजीविका की तलाश में बहुत से यूनानी विद्वान, दार्शनिक, कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड आदि देशों में चले गए, क्योंकि अब उनका वहाँ पे कोई महत्व नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी कोई कमाई का साधन नहीं था। तो अब भूखे मरने से तो अच्छा था कि वो अपनी इस कला के साथ, अपने ज्ञान के साथ वो दूसरे देशों में जाकर अपना जीवन चला सकें। तो इसलिए ये जितने भी विद्वान यहाँ पर थे और जितने भी दार्शनिक कलाकार जो थे वो सब इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड आदि देशों में चले गए अपने भाग्य को आजमाने के लिए। और इसके साथ साथ ही प्राचीन रोम और यूनान का जो ज्ञान था और जो नई चिंतन पद्धतियाँ थी उनको भी अपने साथ इन देशों में ले गए। तो इस तरह से कुस्तुनतुनिया का जो पतन था वो भी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके कारण ही ये दूसरे देशों में गए ना, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो इसलिए कुस्तुनतुनिया का पतन भी पुनर्जागरण के उत्थान का एक कारण बना। ठीक है, फिर उसके बाद है मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य के उदय से पुनर्जागरण को विकास मिला। क्यों? क्योंकि 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मध्य एशिया के विजेता चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। पीछे हमने पढ़ा ना, यायावर साम्राज्य का शासक चंगेज खान था और अब 13वीं शताब्दी में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद कुबलई खान ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। कुबलई खान भी एक मंगोल सम्राट था और इस विशाल मंगोल साम्राज्य में रूस, पोलैंड और हंगरी आदि के प्रदेश भी सम्मिलित थे। यहाँ पर विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, और मंगोल राज्यसभा पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, गणितज्ञों, ज्योतिषाचार्यों और पेरिस, इटली और चीन के दस्तकारों से सुशोभित थे। समझ आ गया? इसका मतलब ये है कि मंगोल राज्यसभा में, मतलब जो कुबलई खां था वो इन सब का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था और उसके राज दरबार में ये सब प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होते थे। कौन कौन? पोप के दूत, भारत के बौद्ध भिक्षु, गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और पेरिस, इटली और चीन के दस्तकार। ठीक है, इनका यहाँ पर सम्मान किया जाता था और इनको संरक्षण भी दिया जाता था। इससे पूर्व और पश्चिम का संगम हुआ। जो दोनों कलाएं थी, दोनों ज्ञान थे, दोनों जो जितनी भी चीज़ें थी उन सब का आपस में संगम हुआ। इस संगम ने विचार विनिमय और ज्ञान के आदान प्रदान का मार्ग खोला। इससे यूरोपीय लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके साथ साथ वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो कुबलई खान के दरबार में आया और 1275 से 1292 ईस्वी तक रहा। जब वो यहाँ से वापस गया तो उसने अपनी यात्रा का पूरा विवरण जैसा जैसा उसने देखा था वो लिखा और उसके यात्रा विवरण से यूरोप वासियों को बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको इन सब क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हुई। वो जिस जिस रास्ते से गया, जिस जिस रास्ते से आया, जहाँ जहाँ गया, वहाँ जो जो सामान मिलता था, उस सब की पूर्ण जानकारी उसने अपने यात्रा विवरण में दी। तो इससे यूरोपीय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान का विकास हुआ। तो मंगोलों के संपर्क से भी यूरोप वासियों को
सबसे पहले बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे कागज़ का मुद्रण, कागज़ के बनाना, कुतुबनुमा का आविष्कार और बारूद की जानकारी। तो ये मंगोलों से इनको प्राप्त हुई, यूरोपवासियों से, जिससे उनके ज्ञान का विकास हुआ और पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जिससे पुनर्जागरण का उत्थान हुआ, जिनमें से प्रमुख थे सामंतवाद का पतन, धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, छापेखाने का आविष्कार, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और मंगोल साम्राज्य का उदय। धन्यवाद।